प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों की श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। महाविद्यालय के द्वारा नियमित रूप से लगातार श्रृंखलाएं टॉपिक वाइज बनाई जा रही है, यूट्यूब पर डाली जा रही है और आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप इन वीडियोज़ को देख रहे होंगे, पूरा लाभ उठा रहे होंगे, आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। मैं विजयराज त्रिवेदी आज के इस वीडियो में BA BEd, BSc BEd थर्ड ईयर के पेपर पाठ्यक्रम के पार भाषा के संदर्भ में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वह है भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। इससे पहले दो टॉपिक्स में भी हम इन्हीं सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सिद्धांत कुल 10 हैं। दो वीडियो में हम 6 सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत का यह अंतिम वीडियो है। इन 3 वीडियो को मिलाकर भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब तक हमने भाषा उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत पढ़े थे और उन सिद्धांतों के बारे में अगर कोई संशय है मन में तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहले वीडियो में 3 सिद्धांत भेजे गए थे, दूसरे वीडियो में भी 3 सिद्धांत भेजे गए थे और आज इसका अंतिम वीडियो है। ठीक है, इसके बाद से कल से नया टॉपिक चालू होगा, फिर हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो के बारे में हम शुरू करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम के पार भाषा, प्रकरण भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत और क्लास है BA BSc BEd थर्ड ईयर। ठीक है, तो आज का जो सिद्धांत है हमारा पहला वो है श्रम ध्वनि सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, भाषा उत्पत्ति का जो आज का हमारा पहला सिद्धांत है, यानी भाषा उत्पत्ति के अनेक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत श्रम ध्वनि सिद्धांत भी है और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं न्यारे। प्रतिपादक कौन है इसके? न्यारे। ठीक है, जब इस सिद्धांत के बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली बात तो जो हमारे सामने निकल करके आती है वो ये देखिए साहब, व्यक्ति क्या करता है? श्रम करता है। सिद्धांत का नाम ही क्या है? श्रम ध्वनि। व्यक्ति श्रम करता है, श्रम करता है तो क्या होता है? उसे थकान होती है। ठीक है, अब व्यक्ति श्रम करता है तो थकान होती है, थकान होती है तो उससे क्या परिणाम आता है? उसकी जो श्वास गति है मंद बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब श्वास गति जब मंद हो जाती है तो फिर श्वास गति मंद होने से क्या होता है कि उसके जो श्वसन अंग हैं वो कंपन करने लग जाते हैं और श्वसन अंग जब कंपन करते हैं तो स्वाभाविक ध्वनि पैदा होती है। और ये जो स्वाभाविक ध्वनि है यही भाषा उत्पत्ति का कारण है। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं हम। व्यक्ति श्रम करता है तो उसको थकान महसूस होती है। थकान महसूस होने का कारण क्या होता है कि उसकी जो सांस गति है, जो सांस लेने की जो स्पीड है वो कम पड़ जाती है। उसे फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किंतु श्वास गति मंद होने के कारण उसके फेफड़ों को एक पर्याप्त प्राणवायु मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है।
अब जब पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु को आवश्यकता होती है श्वसन अंगों को, आपने विज्ञान में श्वसन अंगों के बारे में पढ़ा होगा, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। जो श्वसन तंत्र है हमारे, उनमें हमारे नाक से लेकर के फेफड़े तक ये जो अंग है हमारे, जो श्वसन का क्रिया के काम आते हैं, वो श्वसन अंग जो है हमारे ब्लड में जाकर के ऑक्सीजन को मिलाने का काम करते हैं ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो सीधी सी बात ये होती है कि हमें ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन से, लेकिन जब व्यक्ति श्रम करता है तो उसको थकान होती है। थकान होने का मूल कारण है उसकी श्वास गति मंद हो जाती है, और जो उसके श्वसन अंग है उनको प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब जब प्राणवायु ऑक्सीजन उस श्वसन अंगों को नहीं मिल पाती है तो ऐसी स्थिति में वो जो श्वसन अंग हैं वो स्वाभाविक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और जो स्वाभाविक ध्वनि होती है उसके द्वारा कुछ शब्दों का उच्चारण स्वयं हो जाता है। और ऐसा माना गया है कि वो जो श्वसन ध्वनियाँ, जो श्वसन अंगों के कंपन से जो ध्वनियाँ निकली, वही ध्वनि जो है भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत बनी, भाषा की उत्पत्ति का कारण बनी, भाषा उत्पत्ति का आधार बनी। समझ में आ रही होगी बात। तो श्रम ध्वनि सिद्धांत हमसे ये कहता है कि जो है प्रतिपादक जो उसके हैं न्याय है, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति के श्रम करने से उसको थकान महसूस होती है, और थकान महसूस होने का जो मूल कारण है उसका वो है उसकी श्वास गति का मंद होना। और श्वास गति जब मंद हो जाती है तो उसके जो श्वसन अंग है वो कंपन करने लग जाते हैं, और श्वसन अंगों के कंपन करने के कारण एक स्वाभाविक ध्वनि उत्पन्न होती है, और यही श्वसन स्वाभाविक जो ध्वनि है वही भाषा उत्पत्ति का आधार बनी। ठीक है, आप इसे बाकी के रूप में पिरोएंगे, ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आपको भाषा ये डायग्राम सा बनाया है, आपको इसका एक पैराग्राफ बनाना है अपने शब्दों में। क्या शब्दों में कैसे बनाना है? श्रम ध्वनि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति श्रम करता है, थकान होती है, थकान का जो मूल कारण होता है वह उसकी श्वास गति मंद होना, और श्वास गति मंद होने के कारण उसके श्वसन अंग कंपन करने लग जाते हैं, और जब श्वसन अंग कंपन करते हैं तो स्वाभाविक ध्वनि उत्पन्न होती है, और स्वाभाविक ध्वनि से उत्पन्न शब्दों से ही भाषा उत्पत्ति हुई, भाषा का जन्म हुआ। ऐसा इस श्रम ध्वनि सिद्धांत का मानना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों की? ठीक है, अब इसके उदाहरण पूछना चाहें, क्या इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं? हाँ, इस सिद्धांत के उदाहरण भी हैं। इसके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में पहला उदाहरण है मल्लाह। देखिए मल्लाह कौन होता है? मल्लाह वह होता है जो नाव चलाता है, और नाव चलाने में श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है चप्पू चलाना पड़ता है तो वह बहुत अधिक मात्रा में श्रम करता है, तो उसके आवाज़ में जो आवाज़ निकलती है वो स्वाभाविक जो ध्वनि निकलती है वो भैया भैया निकलती है। और इसका जो प्रमाण है कई फिल्मी गानों में भी आप इसे देख सकते हैं। जो नाव चलाने वाले गाने हैं, जिन गानों की शूटिंग नाव में हुई है उसमें ज़्यादातर हैया शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आपका लोहार है। लोहार को जब हम देखते हैं तो वो हथौड़ा चलाता है श्रम करने के लिए। जब हथौड़ा चलाता है तो उसकी जो फेफड़े हैं उनसे जो आवाज़ आती है वो आती है हूँ हूँ, ये ध्वनि निकलती है। तो यानी ये जो ध्वनियाँ निकली स्वाभाविक, इनसे ही भाषा उत्पत्ति हुई, ऐसा मानना है इस श्रम ध्वनि सिद्धांत का। तो श्रम ध्वनि सिद्धांत के अनुसार जो श्वसन अंग हैं उनसे जो स्वाभाविक ध्वनियाँ निकलती हैं वही भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण रही हैं। ठीक है, अब इसके खंडन करते हैं। खंडन का मतलब है इसका विरोध करने वाले लोग भी हैं। इसका खंडन करने वाले लोग क्या कहते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो ये है, जो श्रम ध्वनि सिद्धांत का जो खंडन करने वाले लोग हैं वो क्या क्या कहते हैं? खंडन करने वाले जो लोग हैं उनका ये मानना है पहला कि ये जो ध्वनियाँ हैं मात्र शारीरिक श्रम का प्रतीक हैं। ये ध्वनियाँ मात्र शारीरिक श्रम का प्रतीक हैं। ठीक है, यानी ये भाषा का निर्माण नहीं कर सकती। इन ध्वनियों को सुनने के बाद में केवल आप यही अंदाज लगा सकते हो कि भाई सीधी सी बात है कोई व्यक्ति श्रम कर रहा है, और किस प्रकार का श्रम कर रहा है ये देख सकती है पहचान। तो यानी जो ये ध्वनियाँ हैं केवल किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रम की पहचान करा सकती हैं, ध्वनि भाषा की उत्पत्ति नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों,
दूसरी जब बात करने की आती है तो वो आती है कि ये ध्वनियां भाषा का आधार नहीं, यानी इन ध्वनियों से हम ये मान के चले कि भाषा का जन्म हुआ होगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है। और तीसरी बात कहती है इनका विशिष्ट अर्थ नहीं होता। जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं वे तीन बातें कहते हैं। ठीक है। पहले तीन जो लोग हैं वो इसकी विरोध करने वाले हैं, वो तीन बातें कहते हैं कि ये ध्वनियां मात्र शारीरिक श्रम का प्रतीक है, ये ध्वनियां भाषा का आधार नहीं हो सकती, और तीसरी बात यह है कि इन ध्वनियों का कोई विशिष्ट अर्थ भी नहीं होता, भाषा में इनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये जब इनका कोई मतलब ही नहीं है तो ये भाषा का निर्माण कैसे कर सकती है, ऐसा इसका विरोध करने वाले लोग कहते हैं। ठीक है। तो श्रमध्वनि सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत आता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आप इन्हें उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, यूज कर लेना, उतार लेना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वह है इंगित सिद्धांत। कौन सा? इंगित। इंगित को दूसरी भाषा में कई बार हम इशारा भी कहते हैं। इसके जो बनाने वाले हैं वो डॉक्टर राय, डॉक्टर रिचर्ड और डॉक्टर जॉनसन, ये तीन जने इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है। अब ये सिद्धांत जो है वो मनुष्य के अंगों की चेष्टाओं पर आधारित है। अंगों की चेष्टा का मतलब ये होता है कि अंगों को जब आवश्यकता होती है तो वो कुछ न कुछ क्रिया करते हैं, और जब अंग क्रिया करते हैं तो वो जो चेष्टाएं हैं, वो क्रियाएं हैं, वो कोई न कोई सी ध्वनि उत्पन्न करती है स्वाभाविक रूप से, और वो जो ध्वनियां निकली हैं वही शब्दों के निर्माण का आधार बनी, और उन्हीं शब्दों से भाषा का निर्माण हुआ, ऐसा इंगित सिद्धांत का मानना है। दोबारा सुनने की कोशिश करें। मनुष्य के जो अंग हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया फलस्वरूप चेष्टाएं करते हैं, और चेष्टाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के ध्वनियां करते हैं, और उन ध्वनियों से सार्थक सौउद्देश्यक शब्दों का निर्माण हुआ, और वे सार्थक और जो सौउद्देश्यक शब्द हैं वही जो है बाद में भाषा के निर्माण का आधार बने। इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति, और व्यक्ति के बाद में उसके क्या होते हैं? शारीरिक अंग। और शारीरिक अंग क्या करते हैं? चेष्टाएं। चेष्टाएं किस रूप में करते हैं? वो ध्वनि के रूप में करते हैं। उससे क्या बने? शब्द बने, और शब्द से क्या हुआ? भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है। दोबारा समझने की कोशिश करें। व्यक्ति के जो शारीरिक अंग हैं वो चेष्टाएं करते हैं, और चेष्टाओं के फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और उन ध्वनियों से ही शब्द या भाषा की उत्पत्ति हुई। आप कहोगे कोई उदाहरण बताएं सर, तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताता हूं जो आप सब मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, सहज स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे हम बात करें, छोटा सा बच्चा 6 महीने से लेकर और उसे हम 1.5 साल तक की अवधि के बच्चे की बात करते हैं। वह बच्चा जब उसे प्यास या भूख महसूस होती है तो वह प्रतिक्रियाएं करता है। प्रतिक्रियाएं क्या करता है? हाथ पैर चलाता है, ठीक है, और शरीर को हिलाता है। जब और भी ज्यादा भूख लगने लग जाती है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता, ऐसी स्थिति में वो अपने शरीर के द्वारा चेष्टाएं करता है। फिर धीरे धीरे वही चेष्टाएं उसके मुख तक आ जाती हैं, और मुख तक आने पर वह मम्मम या पापा शब्द का प्रयोग करता है। भूख लगने पर आपने देखा होगा ज्यादातर 99% बच्चे भूख लगने पर मम्मम या पापा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मम्मम या पापा जो शब्द हैं वही भाषा के निर्माण का आधार बने। कैसे? बच्चा, छोटा सा बच्चा है, भूख लगती है तो क्या करता है? वो चेष्टाएं करता है। चेष्टाएं करता है तो उसके गले में सांस खींचने के कारण जो है पापा की आवाज आती है,
और ये पापा शब्द का मतलब पिताजी नहीं होता है, यहाँ पापा का मतलब होता है पानी की प्यास लगना। छोटा सा बच्चा 6 महीने 8 महीने का पापा पापा करने लग जाता है, इसका मतलब उस समय पर पा या पा का जो अर्थ है वो पिताजी न हो करके पा या पा का अर्थ होता है। और ये जो सांस खींचने के कारण पापा की जो आवाज आई, इसी से जो शब्द बनाया बाद में वो बनाया गया पानी और ये पीना। ठीक है ना। तो सार्थक शब्दों का निर्माण हुआ किससे? शारीरिक अंगों ने जो चेष्टाएं की और उन चेष्टाओं से एक ध्वनि परिवर्तित हुई और उस ध्वनि से एक शब्द बनाया गया और शब्द से ही भाषा की उत्पत्ति हुई, ऐसा इंगित सिद्धांत का मानना है। समझ में आ गया होगा ना। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है कि छोटा बच्चा है, जब उसे भूख प्यास लगती है तो वो शारीरिक चेष्टाएं करता है और सारी चेष्टाएं करता है तो वो ध्वनियां निकलती हैं और ध्वनियां निकलने पर वह पापा पापा करता है। तो हम क्यों समझ जाते हैं कि बच्चा पानी पीना चाहता है। तो शुरुआत में आदि मानव ने इसी प्रकार से इन शब्दों के आधार पर भाषा का निर्माण किया होगा, ऐसा इस इंगित सिद्धांत का मानना है। ठीक है। कुल मिला के बात ये नहीं कि चेष्टाएं ध्वनि रही और ध्वनि पर क्या किया गया? अनुसरण किया गया, उसे पहचाना गया और पहचानने के बाद उनसे एक शब्द का निर्माण किया गया और भाषा की उत्पत्ति हुई। तो इंगित सिद्धांत के बारे में आपने समझ में आ गया होगा। डॉक्टर राय, डॉक्टर रिचर्ड और डॉक्टर जॉनसन का मानना है कि व्यक्ति के शारीरिक अंगों के द्वारा मेहनत जो है क्रिया प्रतिक्रिया फलस्वरूप चेष्टाएं की जाती हैं और वही चेष्टाएं बाद में ध्वनि में परिवर्तित हो जाती हैं और उन ध्वनियों का अनुसरण किया करके आदि मानव ने या समझदार व्यक्ति ने जब भाषा बनाई होगी तब उसका अनुसरण किया होगा और अनुसरण करने के बाद में उन ध्वनियों को पहचान कर शब्द का निर्माण किया होगा और वह शब्द बाद में भाषा की उत्पत्ति का आधार बना, ऐसा इस इंगित सिद्धांत का मानना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं, पहले खंडन की बात कर लेते हैं इससे। ठीक है, पहली बात जब इस सिद्धांत की बात करते हैं तो पहली बात तो ये आते हैं कि शारीरिक अंग की चेष्टाएं सभी शब्दों के निर्माण का आधार नहीं है। निर्माण का इसका मतलब थोड़ी है कि पूरी भाषा ही सारे अंगों ने बना दी। ठीक है, ये तो विरोध करने वाले ये बात कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आंशिक सत्य हो सकता है, आंशिक सत्य हो सकता है नहीं, हो सकता है किंतु पूर्ण आधार नहीं है, किंतु पूर्ण आधार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो शारीरिक अंग के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वो जो है सभी शब्दों के निर्माण का आधार नहीं हो सकती। आंशिक सत्य तो हो सकती है किंतु पूर्ण आधार नहीं हो सकती। ये मानना है किसका? इंगित सिद्धांत का मानना है। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। आज हमने भी दो सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर ली है। दोनों सिद्धांतों के बारे में अगर देखने का प्रयास करें हम तो हम लोगों ने दो सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। आज का तीसरा और भाषा उत्पत्ति के 9वां सिद्धांत। 9वें सिद्धांत का नाम है संपर्क सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब संपर्क सिद्धांत के बारे में सबसे पहली बात तो इसके जो प्रतिपादक है वो है तुम्हारे हेनरी स्वीट। कौन है? इसके प्रतिपादक हेनरी स्वीट नहीं, जी रेवेस है। कौन है? जी रेवेस। ठीक है, प्रतिपादक। संपर्क सिद्धांत का मतलब है जब व्यक्ति किससे व्यक्ति के संपर्क में आता है। जब दो व्यक्ति, अब ये आज की बात नहीं कर रहे हम, अगर समय की देखें बात तो ये करें आदिकाल की, आदि मानव के समय की बात करें जब भाषा का निर्माण नहीं हुआ होगा। ठीक है, आदि मानव अर्थात व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क आया होगा पहली बार, अनजान आदमी। आज हम ही अगर आज की बात करें हम तो मान के चले हम साउथ में चले जाएं या कोई ऐसे देश में चले जाए जहाँ की भाषा के बारे में हम नहीं जानते और हमारी भाषा के बारे में वह नहीं जानता।
अगर हम दो व्यक्ति इस तरह के मिल जाएं और वो अकेले हों और कोई स्थिति ना हो तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, संपर्क करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के बाद में हम उनकी भाषा को नहीं समझ रहे, वो हमारी भाषा को नहीं समझ रहे, फिर भी हम क्या करेंगे, संसूचक ध्वनियां करेंगे। अर्थात सूचना प्रदान करने के लिए वो अपनी भाषा में कोई न कोई ध्वनि प्रदान करेगा और हम अपनी भाषा में कोई न कोई ध्वनि प्रदान करेंगे और बाद में वही जो ध्वनियां हैं, तो ये एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति जब संपर्क में आए तो संपर्क में आने से क्या हुआ, संसूचक ध्वनियां बनी। संसूचक ध्वनियां का मतलब है एक दूसरे को सूचना प्रदान करने वाली ध्वनियों का आदान प्रदान किया गया। ठीक है। अब संसूचक ध्वनियों का फिल्मों में देखते हैं, आदिवासी गा देते हैं तो भैया वो ऐसे करते रहते हैं वो। तो संसूचक ध्वनियों का जब है आदान प्रदान किया गया होगा और उन संसूचक ध्वनियों से बाद में सौदेशक शब्दों का निर्माण किया गया होगा और वो जो सौदेशक शब्द हैं वही भाषा की उत्पत्ति के आधार बने, ये इस सिद्धांत का मानना है। देखो समझने की कोशिश करें। संपर्क सिद्धांत के अनुसार जी रेवेस का यह मानना है कि जब दो व्यक्ति कभी संपर्क में आए होंगे, जब भाषा निर्माण की बात चली होगी तो एक दूसरे को सूचना प्रदान करने के लिए, एक दूसरे को संबोधित करने के लिए, एक दूसरे से संबोधन करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का आदान प्रदान किया होगा और धीरे धीरे वही जो ध्वनियां हैं एक दूसरे से मिलने के बाद में वही ध्वनियां जो है एक दूसरे से प्रदान करने के कारण बाद में सौदेशक रूपों का शब्दों का धारण करती चली गई। उन्होंने किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी चीज के बारे में संपर्क करके जो है किसी जानवर के बारे में, जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानने लगे और संसूचक शब्द बना लिए तो फिर वो तीसरे से मिले होंगे तो उसको वह संसूचक शब्द मिला, फिर चौथे को मिला, फिर जानवरों के बारे में। इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने सूचना देने के लिए ध्वनियों का निर्माण किया और उन संसूचक ध्वनियों से ही बाद में सौदेशक शब्दों का निर्माण हुआ जो आज हमारे सामने हैं। जो उद्देश्यपूर्ण शब्द हैं वो हमें दिखाई देते हैं और वही उद्देश्यपूर्ण शब्द भाषा में सम्मिलित कर लिए गए और इस प्रकार से भाषा का निर्माण हुआ। ऐसा मानना है किसका, जी रेवेस का। तो संपर्क सिद्धांत दो व्यक्तियों के या दो से अधिक व्यक्तियों के संपर्क में आने पर की उत्पन्न की जाने वाली संसूचक ध्वनियों के द्वारा सौदेशक शब्दों के निर्माण से भाषा का निर्माण हुआ, ऐसा मानता है कौन, संपर्क सिद्धांत। ठीक है, इसको शब्द में बदल लेना, बाकी में बदल लेना। इस सिद्धांत का जो खंडन करने वाले हैं, इस सिद्धांत का जो विरोध करने वाले हैं वो कुछ बातें कहते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं, पहली बात तो ये इमेजिन है, काल्पनिक है, यह काल्पनिक है, यानी किसी ये जो है कल्पना का आधार, इसका जो सिद्धांत का जो आधार है वो कल्पना है। इस सिद्धांत का जो आधार माना गया है वो जी रेवेस की कल्पना है केवल, कोई इसकी प्रमाणिकता हमारे सामने है नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कहती है वैज्ञानिक का अभाव, यानी इस सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तीसरा है सारहीन व तथ्यहीन। ये सिद्धांत के विरोध में तीन बातें कही जाती हैं कि जो संपर्क सिद्धांत है वो काल्पनिक है, इसमें कोई वैज्ञानिक गुण नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ये सारहीन और तथ्यहीन है। ठीक है, केवल काल्पनिक है, कल्पना के कारण ही इस सिद्धांत का जन्म हुआ है। तो संपर्क सिद्धांत के बारे में आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज का अंतिम सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज का अंतिम सिद्धांत है हमारा 10वां संपर्क सिद्धांत। ठीक है, संपर्क सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हेनरी सीड। ठीक है, हेनरी सीड का ऐसा मानना है कि भाषा की उत्पत्ति का आधार कोई एक सिद्धांत नहीं हो सकता। किसी एक सिद्धांत के आधार पर हम ये मान लें कि भाषा निर्माणित हुई होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हेनरी स्वीट का ये मानना है कि कई सिद्धांतों से मिलकर के, कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजर करके भाषा बनी है। तो हेनरी स्वीट ने इसका नाम गलत लिख दिया, इसका नाम है समन्वित सिद्धांत। सॉरी, तो समन्वित सिद्धांत, जो समन्वित सिद्धांत है उसका ये मानना है कि भाई किसी एक सिद्धांत के आधार पर हम जो है भाषा का निर्माण नहीं मान सकते, क्योंकि आपको पता है समन्वित को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंटीग्रेटेड। और आप किसके विद्यार्थी हैं, इंटीग्रेटेड के विद्यार्थी हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया मिलाना, इकट्ठा करना। तो इंटीग्रेटेड देखो, बीए को बीएड से इकट्ठा कर दिया, यानी 2 कोर्स हो गए, बीए प्लस बीएड, ऐसे ही बीएससी प्लस बीएड हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिलाना। तो हेनरी स्वीट का भी यही मानना है कि भाषा का जो निर्माण है वो एक सिद्धांत के आधार पर नहीं हुआ है, अनेक प्रकार के सिद्धांतों ने मिलकर के भाषा की उत्पत्ति की होगी, ऐसा हेनरी स्वीट का मानना है। और हेनरी स्वीट का मानना है कि 4 सिद्धांत हैं। तो वो क्या क्या कहता है कि एक सिद्धांत भाषा का आधार नहीं हो सकता, एक सिद्धांत भाषा उत्पत्ति का आधार नहीं है। अनेक सिद्धांतों से मिलकर भाषा का निर्माण हुआ, भाषा उत्पत्ति हुई, ऐसा किसका मानना है, हेनरी स्वीट का मानना है। यानी एक सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति का आधार नहीं है। तो इन्होंने जो है, इनका ये मानना है कि भाई एक सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति का आधार नहीं है, आप किसी एक सिद्धांत को मान लें तो वो संभव नहीं है। अनेक सिद्धांतों से मिलकर भाषा उत्पन्न हुई है, ऐसा इनका मानना है। तो अनेक सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो हेनरी स्वीट ने 4 सिद्धांतों को माना है। 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला तो जो माना है उन्होंने, वो माना है आवेग सिद्धांत। इसके बारे में पहले वीडियो में पढ़ लेना, ठीक है। व्यक्ति के आवेगों से उत्पन्न ध्वनि के आधार पर भाषा का निर्माण होता है। दूसरा है संकेत सिद्धांत, ये भी पहले वीडियो में मिलेगा आपको। इस संकेत सिद्धांत में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि भाई किसी ने सबसे पहली बार हाथी को हाथी कहा होगा, यानी संकेत रखा होगा, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका है उपचार सिद्धांत, यानी भाषा का उपचार किया गया होगा, भाषा का सुधार किया गया होगा, तब जाकर के भाषा बनी है। समझ में आ रही होगी आपके बात। और चौथा है, जो चौथा सिद्धांत है आपका, वह है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है अनुकरण सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो हेनरी स्वीट का मानना है कि इन 4 सिद्धांतों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई है। व्यक्ति के आवेगों से उत्पन्न ध्वनि के आधार पर, व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं के विभिन्न संकेत सिद्ध रख करके, और भाषा में नए नए सुधार करके, और अनुकरण, और जो भाषा बनी उसका अनुकरण करते हुए। इस प्रकार से भाषा विकसित होती चली गई, भाषा बनती चली गई, भाषा शुद्ध और परिष्कृत होती चली गई, ऐसा मानना है हेनरी स्वीट का। तो आज के हमारे 4 सिद्धांत आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। एक रिमाइंड में तीनों वीडियो का मिला के कर देता हूँ। अब तक हमने भाषा उत्पत्ति के कितने सिद्धांत पढ़े हैं? 10 सिद्धांत पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं दोस्तों? 10। उन 10 सिद्धांतों के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने निकल कर ये आती है कि वो 10 सिद्धांत हैं कौन कौन थे, और वो 10 सिद्धांत जो है भाषा के निर्माण का आधार कैसे बने होंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत कौन सा था, आप लिखते जाइए, बोलते जाइए। पहला सिद्धांत कौन सा था? देवी सिद्धांत, अर्थात भाषा का निर्माण ईश्वर ने किया है। दूसरा जो सिद्धांत था वो संकेत सिद्धांत था, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की कि सबसे पहले उनके संकेत रखे गए होंगे। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो सिद्धांत था वो है हमारा विकासवादी सिद्धांत, यानी भाषा विकास के आधार पर हुई है, धीरे धीरे भाषा विकसित हुई है, ये सिद्धांत का मानना है। चौथा हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने धातु सिद्धांत, यानी विभिन्न प्रकार के धातुओं के द्वारा की जाने वाली ध्वनियों से भाषा का निर्माण हुआ। 5वां है आपका आवेग सिद्धांत, यानी व्यक्ति के
अवयवों से उत्पन्न ध्वनियों से हमारा जो है इसका निर्माण हुआ। कितने सिद्धांत हो गए? देवी सिद्धांत अर्थात ईश्वर के द्वारा भाषा का निर्माण, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा कौन सा? संकेत सिद्धांत, यानी वस्तुओं का संकेत सांकेतिक नाम रखे गए। तीसरा विकासवादी सिद्धांत अर्थात भाषा का विकास हुआ। चौथा जो सिद्धांत था हमारा वो था धातु सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से, धातुओं की ध्वनियों से भाषा का निर्माण हुआ। पांचवा हमारा सिद्धांत है आवेग सिद्धांत और छठा है हमारा अनुकरण सिद्धांत, ठीक है। ठीक है, तो भाषा उत्पत्ति का पहला वीडियो में तो ये तीनों मिलेंगे, दूसरे वीडियो में ये मिलेंगे और तीसरे में आगे में हमने कौन कौन सा पढ़ा? सातवां पढ़ा हमने समध्वनि सिद्धांत, ठीक है। आठवां हमने कौन सा पढ़ा बताइए? समध्वनि के बाद में हमने पढ़ा था आठवां, चलो शारीरिक चेष्टाओं के फलस्वरूप जो है वो हमने पढ़ा था कौन सा वाला? सातवां सिद्धांत हमने पढ़ा था इंगित सिद्धांत, सॉरी, ठीक है। और नौवां हमने पढ़ा था संपर्क सिद्धांत, ठीक है। और 10वां हमने पढ़ा था समन्वय सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अब तक हमने 4 वीडियो में 3 वीडियो में हमने कुल 10 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। आपका एक मेजर क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया है कि भाई भाषा उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में विश्लेषण कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए, उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। कल के वीडियो में अब हम भाषा 2 इकाई 2 के नए प्रकरणों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।